खौफ व हरास का आलम यह है कि अरशद शरीफ को, मरहूम को, उनकी फैमिली को वकील नहीं मिल रहा उनका मुकदमा लड़ने के लिए। पर्चा इसलिए काटा जाएगा कि भाई तुम अभी तक इमरान खान के साथ हो, तुम अभी तक इस पार्टी के साथ हो। इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म जो है वो ये कहते हैं पता नहीं IMF ने मुझसे कहाँ अंगूठे लगवा लिए हैं। अरशद शरीफ की जान चली गई मेरे यार की, शहीद हो गया वो, लेकिन जवाब आ गया। जवाब आ गया, इमरान खान ने बता दिया कि वो कौन था। जब हम होते हैं हुकूमत में तो हम तब यही बोलते हैं कि जी ये जो सुपर किंग है ना, इसका हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। हम ना A के साथ हैं, हम ना B के साथ हैं, हम जो उनसे हैं पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के फ़ायदे की बात करेंगे और हम कोई किराए की बंदूक नहीं बनेंगे। अपने ही हाथ खून में रंगे हुए हों, जब खुद ही शामिल हों। यही हुकूमत थी जिसने अरशद शरीफ पर जिंदगी तंग की, जमीन तंग की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और मेहमान हैं आज राजा आमिर अब्बास और जनाब फ़खर रहमान। 5-6 बड़े अहम मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक तो जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ भी और कल जो तकरीर भी किया उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जनरल बाजवा उनके साथ ट्रीट करते थे और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि उनको पंचिंग बैग बनाया गया था। और जो कुछ उन्होंने कहा जनरल बाजवा के हवाले से कि किस तरह अगर ताकत एक जगह चली जाए तो वो किस तरह उसको मिसयूज़ करते हैं, वो आज हम बात करेंगे। अरशद शरीफ का केस आज सुप्रीम कोर्ट में अज़ खुद नोटिस की समाअत थी और इंसाफ तो पता नहीं कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। अभी तो अरशद शरीफ की वालदा को वकील नहीं मिल सका मुकदमा लड़ने के लिए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि खौफ व हरास का आलम यह है कि अरशद शरीफ को, मरहूम को, उनकी फैमिली को वकील नहीं मिल रहा उनका मुकदमा लड़ने के लिए। मुझे याद है पिछली दफ़ा जब FIR के लिए वो 2-3 नामों पर इसरार कर रही थी तो वो वकील साहब ने कहा कि अगर आप इन नामों पर इसरार करेंगी FIR में तो बड़ा मुश्किल है, मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ सकता। सब बातें बहुत करते हैं। तो बहरहाल आज की समाअत में भी कुछ नहीं हुआ, कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं है, कत्ल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। और कहा हमारे वहाँ पर जो अटर्नी जनरल साहब हैं, डिप्टी अटर्नी जनरल, कीनिया के साथ बड़े ताल्लुकात हैं, तो वो बड़ा सफारती मामला है। तो आज ज़रा कंपैरिजन करेंगे कि दुनिया की गैरतमंद कौमें जब उनके बंदों को कहीं किसी दूसरे मुल्क में इस तरह बेदर्दी से मारा जाता है तो वो क्या करते हैं। डेनियल पर्ल का कत्ल यहाँ पर हुआ और अमेरिका ने कहा कि मैं पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दूँगा। फिर उसके बाद वो जो रेमंड डेविस था उसने बंदे मारे यहाँ पे, लेकिन चूहों की तरह हमारे हुक्मरान बंदोबस्त करते रहे, अपनी जेब से पैसे दे के उस कातिल को यहाँ से निकाला, इसलिए कि अमेरिका ने डंडा दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारा शहरी है और यहाँ वो कीनिया उसके साथ ताल्लुकात की बात हो रही है। बहरहाल राजा आमिर अब्बास से पूछेंगे क्योंकि ये भी आज कमरे अदालत में मौजूद थे, मैं किसी तौहीन अदालत में नहीं जाना चाहता। और इलेक्शन कमीशन ने अपना मीटिंग आज बुलाई लाहौर फैसले के बाद और उनकी संजीदगी का आलम यह है कि उस मीटिंग के बाद बजाय इसके कि वो तारीख़ दें, वो जी कल गवर्नर साहब से मीटिंग करेंगे और गवर्नर साहब ने सारे ये जो टॉम डिक हैरी जो इस वक्त एक चूचू का मुरब्बा और एक अजीब सी हुकूमत बनाई है जिसको निगरान हुकूमत कहते हैं, जो जिसका मकसद ही सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन को आगे लेके जाएं। ये हुकूमत बनाई गई है इलेक्शन करवाने के लिए, कोशिश ये कर रहे हैं कि इलेक्शन ना हो तो वो कल सारे चीफ सेक्रेटरी, IG सब इकट्ठे होकर वो यही करेंगे कि पैसे नहीं आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और पता नहीं क्या है। PSL हो सकता है, 30,000 का क्राउड हो सकता है वहाँ पर, खूब नाच गाना, भूखा बंदा मरे, जो कुछ भी हो। मैं कोई स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन 35 रुपए की रोटी, लोगों के घरों में बिजली नहीं है, तेल नहीं है, रोज़गार नहीं है, करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं और करने वालों को कोई शर्म हया नहीं है। वो कहते हैं ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। और भाई बिल्कुल अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन इससे भी अच्छी एक्टिविटी गरीब को रोटी देना है, ये वो सबसे अच्छी एक्टिविटी है। इस पर बात करेंगे। और अब
आगाज़ जो वो मैं करता हूँ IMF के इशू पर। बहुत लेदे हो रही है कि जी वो शौकत तरीन साहब ने क्या कह दिया, और ये पता नहीं इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश की है। मैं सुन रहा था इरशाद भट्टी साहब को, वो एक कल प्रोग्राम में वो बैशिंग की उन्होंने, मुझे लगा कि ये भट्टी साहब नहीं है, ये कोई नून लीग का आदमी है। बड़े खफा हो जाते हैं इस बात पे। मैं आपको यानी जब जो इंटेलेक्चुअल्स जिनको हम समझते हैं या जो वो डेफिनेटली हैं, मेरी क्या मजाल इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन ये मिला के कहना सियासतदानों के साथ कि शौकत तरीन को आप पकड़ लें, बड़े मुझे मैं हैरान हो गया कि ये शौकत तरीन को पकड़ने की बात करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ अपने जो हमारे जो मेहमानान हैं उनकी इजाज़त से कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये तो एक बात कर रहे हैं ना IMF के साथ एग्रीमेंट की कि ऐसा एग्रीमेंट ना करें जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो जाए, गरीब आवाम पर बोझ पड़ जाए। ये लेटर देखें जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा, और इसमें क्या उन्होंने कहा कि F-16 ना दो पाकिस्तान को। ये बीच में लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है, द सस्पेंशन ऑफ F-16 एंड इट्स स्पेयर्स विल ब्रिंग द आर्मी टू इट्स सेंसेस, कि पाकिस्तान की फौज के होश ठिकाने पे आ जाएंगे, इनको समझ आ जाएगी। आप F-16 के जहाज और उसके स्पेयर पार्ट्स ना दें। और इस वक्त उनका सपूत और उनका हस्बैंड वो आकर इमरान खान पर यानी PDM की हुकूमत तनकीद कर रही है कि जनाब ये IMF के साथ ये तो पर्चा दर्ज होना चाहिए शौकत तरीन के खिलाफ, ये वफाकी हुकूमत पता नहीं क्या किया। अब मैं आपको ये गुफ्तगू सुनवा देता हूँ IMF के बारे में, इन सारे रहनुमाओं की सुनवाइए जी, एहसन इकबाल से लेकर कि ये क्या कहते रहे IMF को उसकी डील के हवाले से। तो क्या सबसे पहले इन्हें अंदर ना किया जाए? सुने जरा। ने आजादी दी, इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो। पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया है? ये हुकूमत सिर्फ IMF से 4 आने लेने के लिए पाकिस्तान के हर मफाद को दाव पे लगाने के लिए तैयार है। जो शराइत नामा इन्होंने IMF के साथ तय है वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुआशी कत्ल है। आज पाकिस्तान फॉर सेल का स्टिकर पाकिस्तान की मईशत पे लगा हुआ। हम $1 बिलियन के लिए IMF के मिन्नते तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। ये जो इनका IMF डील है ये गैर कानूनी है। हम आज भी इसको नहीं मानते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि IMF डील से निकलो। पीछे IMF डील है, अवाम दुश्मन मुआहिदा है, मुल्क दुश्मन मुआहिदा है, हमारा मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदा। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। सब कुछ लिख दिया है आपने, स्टेट बैंक से लेके इस मुल्क की पूरी इकॉनमी जो है वो आपने IMF के हवाले कर दी। ये मैं क्या अर्ज़ करूं, ये सब कुछ आपको सुनाने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि इस वक्त हम किस किस्म के लोगों के बीच में फंस गए हैं। यानी ये मुझे इनको देख के तो वो कहानी याद आ जाती है कि कोई चोर जो था वो भाग रहा था, लोग उसके पीछे चोर चोर का जब नारा लगा रहे थे तो चोर ने देखा कि अब मैं बचूं कैसे, तो वो भी चोर 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 कह के उनके साथ दौड़ने लग गया। तो ये तमीज़ ही ख़त्म हो गई कि चोर कौन है और पकड़ने वाला कौन है। राजा आमिर अब्बास, ये क्या आप कहेंगे ये सारी सूरत हाल पर? देखिए, ये कह रहे हैं कि जी IMF को हमने अपनी मुआशी आज़ादी दे दी। भाई उस वक्त तो आप ये नारे लगाते थे, आज ज़रा गौर से देखें कि मुआशी के साथ साथ कौन कौन सी आज़ादी जाने का ख़तरा पड़ रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहे? ये इन्हीं की हुकूमत है ना, इन्हें नज़र नहीं आ रहा कि हम IMF की शराइत क्या हैं और किस तरीके से वो शिकंजे किस डायरेक्शन में। दुनिया को पता है कि जी मुआशी जब आपको वो देते हैं तो पैकेजेस, तो उन पैकेजेस के बदले में क्या इन्होंने बताया कि ये जी रिसेंट जो हुआ है इसमें क्या वहाँ पे लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया। अभी तो ये गिरवी की बात कर रहे हैं, बताइए कि जनाब अब क्या गिरवी रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि IMF से वो जो बड़ी मुबारकी दी गई थी समी साहब कि जी 1.2 बिलियन आ गए, तो ये
मेरे तो इल्म में नहीं है, गालिबन पता नहीं आपके इल्म में है कि कोई चेक शेक मिल गया है, कोई पैसे आ गए हैं या नहीं हुए, या वो यहाँ से वो भी चले गए वापस कि जी जाके हम देखेंगे। बात ये है कि जी मौशियत की बात इनको नहीं, पर्चा कह रहे हैं दर्ज करें। बाप मुझे ये बताइए कि वजीर वो शौकत तरीन साहब जाके हर एक को बताते रहे और उन्होंने उसके बाद कि मुल्क में आप ऐसी डील ना करें कंसेंसस के बगैर जो आपको एक माशी सरेंडर हो जाए, ये उन्होंने बात की, गुफ्तगू की, तो खुद ये क्या बातें करते रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जनाब ये उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। ये वही डराने धमकाने का सिलसिला। देखिए वो पर्चा जो सा है उनकी मौशी पॉलिसियों की वजह से नहीं गालिबन काटा जाएगा। पर्चा इसलिए काटा जाएगा कि भाई तुम अभी तक इमरान खान के साथ हो, तुम अभी तक इस पार्टी के साथ हो। ये पॉलिटिकल जो आर्म ट्विस्टिंग होती है, ये पर्चे तो वही हैं कि ये उसके पॉलिटिकल नैरेटिव्स को क्या आप जाइए अपना बैंक चलाएं या आप क्यों इसके पास लगे हुए हैं। शेख रशीद की आपने स्टेटमेंट्स सुनी कि वो क्या बातें करता है कि मुझे जो तफ्तीश होती है उसमें क्या बात मुझसे की जाती है, मुझसे क्या कहलवाने की कोशिश की जाती है, मुझ पे क्या प्रेशर डाला जाता है। वो क्राइटेरिया हम उसको स्टैंडर्ड बना लें तो बिलावल जो बात कह रहे हैं, शहबाज शरीफ ने जो बात कही और एहसन इकबाल जो बात कह रहे हैं, यानी फिर उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तो लेटर है, मैंने आपको दिखाया, जो उन्होंने लिखा कि जी आप F-16 पाकिस्तान को ना दें ताकि आर्मी के होश ठिकाने में आ जाएं। ये वो लोग हैं और ये कहते हैं कि इदारों के खिलाफ इमरान खान बात कर रहा है। देखिए इनको इमरान खान की वही बात खटक रही है कि जब ये ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ तो पहले दिन जब उसने इसको भेजा शौकत अजीज़ को कि भाई उनको जाके समझाओ कि ये जो इकॉनमी का हाल है और इस मुल्क की जो इकॉनमी है इसे आप फिर ठीक नहीं कर सकेंगे। ये जिस लेवल पे मैं लेके आया हूँ जहाँ पे 6% की ग्रोथ हो गई है और जहाँ पे दुनिया का एक हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया है, ये सब कुछ शटर हो जाएगा। लेकिन उस बात को छुपाने के लिए, क्योंकि खान तो यही बात करता है कि मैंने तो इनको समझाया था कि सबसे बड़ा नुकसान इस हुकूमत का चेंज करने का और ये जो कॉन्स्पिरेसी की जा रही है इसका यही होगा कि अल्टीमेटली आप ये फेस करेंगे और आप फेस कर रहे हैं। आवाम के पास तो ये जा नहीं सकते। आपने कहा कि जी 35 रुपए का नान हो गया है, 150 रुपए का आटा हो गया है, लाइनें आपने देख ली हैं, वो सारी सिचुएशन है। तो बात ये है कि ये आप पर्चा काट लें, कितने पर्चे काटेंगे? पर्चे काटने से क्या उसको कोई फर्क नहीं मिलेगा और ना कोई दबने वाला है। दफा कौन सी लगाएंगे या फिर 124A लगा देंगे? एक ही इनके पास घिसी पिटी दफा रह गई है और कोई दफा नहीं बनती। अच्छा, इमरान खान साहब ने, अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इमरान खान साहब ने कल जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई कि बेसिकली किस तरह इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पंचिंग बैग बनाया गया था, क्योंकि हम ये सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट के तनाज़र में गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह पंचिंग बैग बनाया जाता था। और जो मैं सदर प्यूटन से सस्ता तेल लेने की कोशिश कर रहा था ताकि पाकिस्तान में महंगाई ना आए, हम ये IMF से और दूसरे चीज़ों से हम बच सकें, तो उसी वक्त हम ये कर रहे थे। और जो उस वक्त फौज के सरबराह थे जनरल कमर जावेद बाजवा, वो कुछ और ही बात कर रहे थे। पहले मैं आपको जो इमरान ने कल बात कही वो सुनवाता हूं। मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं, हमें भी वो सस्ता तेल दें। यहां वापस आए तो यहां जनाब हमारा आर्मी चीफ कहता कि नहीं कंडेम करो रूस को क्योंकि उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड कर दिया। हमने उनको समझा, उसको मैंने बताया कि हिंदुस्तान तो नहीं कंडेम कर रहा, अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का मेंबर है, वो तो नहीं कंडेम कर रहा, तो हम क्यों, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जो हिंदुस्तान रह रहा है। हमारे आर्मी चीफ ने, आप ये सोचें कि खुद एक यानी ग्रेड 22 ऑफिसर ने बैठ के एक सिक्योरिटी का सेमिनार था, उसने खुद कंडेम कर दिया रूस को। हम उनसे सस्ता तेल ले रहे हैं, उसने कंडेम कर दिया और अमेरिका को खुश करने के लिए। अब ये मुझे अच्छा, अब मैं आपको जनरल बाजवा की गुफ्तगू सुना देता हूं। ये जो इमरान खान साहब ने जिस गुफ्तगू का हवाला दिया ना, जरा वो सुन लें। Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. With Ukraine, we enjoy excellent defense and economic relationships since its independence. With Russia, we had cold relations for a long time due to numerous reasons. However, recently there have been some positive development in this regard. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed.
This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. अब ये इमरान खान साहब जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या करना चाह रहे थे पाकिस्तान के लिए, और जनरल कमर जावेद बाजवा, वो उनकी एक अपनी फ़िलासफ़ी हो सकती है, वो फ़िलासफ़ी अपनी रख सकते हैं, लेकिन पब्लिकली आप अपने प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करें, आप अपनी गवर्नमेंट को अंडरमाइन करें, ये मुझे बता दें कि ये कौन सा कानून इस बात की इजाज़त देता है। मैं फ़खर रहमान से बात करने से पहले आपको एक मिसाल देता हूँ कि इसी तरह का वाक़या अमेरिका में हुआ जब ओबामा थे सदर, और रोलिंग स्टोन मैगज़ीन को वो जनरल मैक्रिस्टल ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ओबामा का जो फ़ैसला था अफ़गानिस्तान के हवाले से, जो सर्च का फ़ैसला था, दूसरे जो मामला थे, उस पर उन्होंने एक बड़ी जो गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा के बारे में गुफ्तगू की, कुछ सवालात का जवाब ऐसे दिया, उनकी पॉलिसी पर बात की, और ये कहा कि कौन है ओबामा, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा। तो उसको जनरल को बुलाया गया और प्रेसिडेंट ओबामा ने उस जनरल को बरतरफ किया, उसको फायर किया जनरल मैक्रिस्टल को। सिविलियन लीड रोल आप इनपुट दे सकते हैं, आप अपनी कोई भी जो पॉलिसी है अपने जहन में आप रख सकते हैं, बट पब्लिकली आपको इस बात का कोई हक नहीं, आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं कि जिस शख्स के ऊपर 22 करोड़ पाकिस्तानी एतमाद का इजहार करके उसे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बिठाते हैं, आप उसको, उसकी पॉलिसीज़ को आप इस तरह से अंडरमाइन करें। तो जहाँ पर मैं आपको और कई मिसालें दे सकता हूँ दुनिया की जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। फ़खर रहमान, ये मुझे कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इस वक्त ये जो इल्ज़ाम लग रहा है इमरान खान पर कि आप इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने जर्नैलों का नाम लेके गालियाँ निकाली, जिन्होंने ख़त लिखे कि F-16 को बंद कर दो, जिन्होंने IMF पर तनकीद की और कहा कि जनाब ये पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया, जो पब्लिकली आके जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉलिसी को अंडरमाइन करते हैं, और फिर एक ताना बाने बुनकर एक हुकूमत को इकट्ठा करके सारे वो इदारे के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके तो आप उस बंदे की हुकूमत को ख़त्म करते हैं। ये मुझे बताइए कि रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में कहीं आ सकता है? कोई कानून ऐसा है जो इस सारी चीज़ को हैंडल कर सके? फ़खर रहमान, देखें, आपको याद होगा कि जब ये पिछले साल सारा मामला हो रहा था तो उस वक़्त ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया था कि अगर इस्लामाबाद पुलिस ने या किसी ने कुछ मुदाखलत करने की कोशिश की तो उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 जो है वो लगेगा, और आर्टिकल 6 की जो थी बड़ी धमकियाँ दी गई। अब इमरान खान साहब ने जो कल बात की है और जिस तरह से उन्होंने ये कह दिया कि जनरल बाजवा ने जो एक सहाफ़ी को से बातचीत करते हुए तस्लीम कर लिया कि ये जो भी अप्रैल में पिछले साल हुआ था वो उसमें सारा मास्टरमाइंड का रोल जो था उन्होंने प्ले किया था। तो फिर तो ये जो इस वक्त जमहूरियत के और आइन के और आर्टिकल 6 के चैम्पियन बने हुए हैं, रज़ा रब्बानी को अगर आप देख लें तो वो तो भूलते ही नहीं, उनको तो रटा हुआ है आर्टिकल 6। तो फिर तो ये फैसिलिटेटर हुए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसलॉज किया, और फिर जिस तरह से कि अभी जो सबसे कंसर्न वाली जो बात है वो ये है कि इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म जो है वो ये कहते हैं पता नहीं IMF ने मुझसे कहाँ अंगूठे लगवा लिए हैं। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि पता नहीं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी जो है क्या उसका कोई सौदा कर दिया गया या पाकिस्तान का ही सौदा कर दिया गया है। ये तो आपने कौम को बताना है। आप कौम को मकरूज़ करके, कौम के नाम पर कर्ज़े लेकर, कौम की खुददारी का सौदा कर कर, और उसके बाद आप कहते हैं कि पता नहीं मुझसे कहाँ अंगूठे लगवा लिए। भई आपको नहीं पता तो आप इस्तीफ़ा दें या फिर आप कौम के सामने सारी बात रखें। और जहाँ तक इमरान खान बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा क्योंकि मुझे एक वक्फे पर जाना है, वापस आते हैं तो आपसे भी तजिया लेंगे और अलीना से भी सवाल करेंगे कि ये सब कुछ करने के बावजूद ग्राउंड पर रियलिटी क्या है, अवाम का रिस्पांस क्या है, आपको कुछ फुटेजेस भी दिखाएंगे, लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट फैसला करती है कि हमने रशिया के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, तो ऐन उस वक्त जनरल बाजवा एक तो रशिया की मजम्मत कर देते हैं कि जी आपने क्यों यूक्रेन पर किया हमला, और दूसरी तरफ वो प्राइम मिनिस्टर मॉस्को जा रहे हैं और वो नेटो जा रहे हैं उधर ब्रसल्स। यानी ये बिल्कुल क्या इस बात की हमारे कानून में, आइन में, अब ये अगर सिचुएशन हो तो फ़खर रहमान साहब क्या करे सियासतदान, बुरा भी उसी को बनना है, पंचिंग बैग भी। और वो जो इमरान खान साहब ने बात कही कि मईशतदान भी वो थे जनरल बाजवा साहब, और इंटरनेशनल रिलेशन के भी एक्सपर्ट वो थे, सियासत भी उन्हें पता थी, और सुपर किंग थे वो। कोई ये सुपर किंग का कोई ओहदा पाकिस्तान में है? सुपर किंग का तो ओहदा नहीं है, सुपर बर्गर वगैरह ज़रूर हैं, लेकिन ये था कि ये जो सारे वाक़यात और हालात और वाक़यात थे, इससे तो पूरा वाज़े हो गया कि मैसेज दिया गया कि मेरा रास्ता इस तरफ है, आपका रास्ता इस तरफ है, राहें जुदाएँ जुदाएँ। और ख़ारजा पॉलिसी के मामलात हों या मुल्क की माशियत के मामलात हों, वो तो इस्टेब्लिश हो गया कि वो ये जो बयान जो आपने दिखाया है और ये जो बयान दे रहे थे वो यूक्रेन के हवाले से और उसके हवाले से, वो तो सारी चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है कि अगर एक मुल्क का इलेक्टेड जवाब भी मिल गया वो कौन था, वो कौन था। और दूसरी बात ये थी कि अरशद शरीफ की जान चली गई मेरे यार की, शहीद हो गया वो, लेकिन जवाब आ गया, जवाब आ गया, इमरान खान ने बता दिया कि वो कौन था। अब यही वजह है कि जो हमारी फोर्सेस की अक्सरियत है इदारे की, रिटायर्ड लोगों की, हाजिर सर्विस नौजवान, जिससे भी मेरी बात हुई है, दे आर पिस्ड ऑफ कि ये क्या किया इसने सुपर किंग ने। तो जाहिर सी बात है, देखें ना, जब एक इदारे का सरबराह जो है वो बरमला ये सारा कुछ कर रहा हो तो उससे मोराल कहाँ जा पे जाता है। अभी आप देख लें कि जब आपको एक मुल्क सस्ता पेट्रोल दे रहा था तो आपने नहीं लिया, फिर साजिश कहाँ से हुई। फिर गंदम सस्ती मिल रही थी, आपने नहीं लिया। आज गंदम यानी आटे की कीमत देख लें, पेट्रोल की कीमत देख लें। अगर ये सब कुछ हुआ होता तो मुल्क से फिर गद्दारी किसने की? ये तो एब्सोल्यूट, वो तो जुजियात हैं। लेकिन अलीना, मेरा आपसे सवाल है कि ये कौन सा योद्धा है सुपर किंग का? और ये हर सियासतदान, हर सियासी हुकूमत को ये इशू रहा है कि मुख्तलिफ मामलात पर, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इदारों की पॉलिसीज़ डिफरेंट होती है। जो अब आप बैठते हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो फोरम बने हुए हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर आकर आप इनपुट देते हैं, लेकिन फैसले का इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के पास है, काबीना के पास है। बेसिकली समी साहब बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास है फैसलों का इख्तियार और काबीना के पास है, लेकिन हमारे मुल्क की जो तारीख है वो आप सबके सामने है, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन बात ये होती है कि जब हम होते हैं हुकूमत में तो हम तब यही बोलते हैं कि जी ये जो सुपर किंग है ना, इसका हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। जब हम हुकूमत से हट जाते हैं तो हमारी बात कुछ और होती है। हाँ, हुकूमत में रहते हुए जब आप सवाल उठाते हैं या आप कोई बात करते हैं या आप चैलेंज करते हैं उनकी अथॉरिटी को, डीप स्टेट की अथॉरिटी को, तो चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। अभी आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो ख़त दिखाया है, इसके आखिरी जो मैं पैरा देख रही थी वो भी बड़ा ख़तरनाक था, जो डियर पीटर करके, जिसमें उन्होंने वीपी सिंह और फिर आगे राजीव गांधी वाली बात की थी। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से इस मुल्क को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से इस मुल्क के इदारों को इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें भी मैनिपुलेट किया जाता है, जिसमें वो ये कह रही है कि आपने बहुत अच्छा, आई अप्रिशिएट अलीना, आपने ये पॉइंट आउट किया है, मैं ये पढ़ के सुना देता हूं। प्लीज पढ़ें इसको। डियर पीटर, please use your influence on VP Singh, the Indian Prime Minister, to engage the Pakistan Army on the border so that they do not impede in my way. I wish Rajiv Gandhi had been the Prime Minister of India. Things would have been easier. अब मुझे यार आप मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें लिखने वाले आज पाकिस्तान में जमहूरियत के चैंपियन हैं और उनकी जमात ये कहती है कि वी आर द सेवियर ऑफ पाकिस्तान, और गद्दारी इमरान खान पर जो ये कहता है कि रूल ऑफ लॉ हो, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी हो, जो इनको आंखें दिखाता है, एब्सोल्युटली नॉट। और ये मतलब पूरे का पूरा इदारा इनके पीछे खड़ा है। क्या है ये? बड़ा आपने बड़ा
और नवाज शरीफ साहब को किसको नहीं पता है, आपको याद है कि उन्होंने किस किस मौके पर क्या क्या बातें नहीं की हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बॉर्डर क्यों है, ये बॉर्डर नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने वहां पर इंडिया में जाकर उनके प्लेटफॉर्म पे, कितने प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उन्होंने ये बात की है, लोगों से मिलने से इनकार कर दिया, कहा कि आलू गोश्त ये खाते हैं, आलू गोश्त हम खाते हैं, बस एक लाइन है, चाहिए ये कट होना चाहिए। फिर उसके बाद भी अगर हम इन लोगों को सपोर्ट करें, राजा आमिर अब्बास यहां तक कहा नवाज शरीफ ने कि हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया, जो कहा मुझे उसने अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो मैंने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान की फौज ने छुरा घोंप दिया। यार वो हुक्मरान है, पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं, और जो गरीब की बात कर रहा है उस पर गद्दारी जो इनको जाके बताता है शौकत तरीन, उसको आप पकड़ लें। ये क्या राजा आमिर अब्बास? सर ये वही बात है कि ये जो अभी बात की कि जी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या चीज़ होती है? कुछ भी नहीं होती। इंडिपेंडेंट मींस हमारे यहाँ उसको एक वो लफ्ज़ दे दिए गए, अदरवाइज ये कि जिसमें हमने पाकिस्तान का फ़ायदा देखना है, सिर्फ़ और सिर्फ हमने किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहा। इमरान खान क्या कह रहे थे, जो टोटल उसको आप समझें, जो चेंज है कि जी वो किसी ब्लॉक में नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है जियोपॉलिटिकल और जो यहाँ पे अलाइनमेंट्स हो रही हैं, तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि जनाब हम ना ए के साथ हैं, हम ना बी के साथ हैं, हम जो उनसे हैं पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के फ़ायदे की बात करेंगे और हम कोई किराए की बंदूक नहीं बनेंगे। ये आपका जो स्टांस है, ये गालिबन जो सा ऐसा स्टांस था कि जो कि एक स्विच ओवर था कि नहीं, पहले तो हम किराए की बंदूक बने रहे, हम तो वो करते रहे और वो कौम को बता रहे थे कि हमने अब दोबारा इस चीज़ में, जंग में, किसी और की जंग में नहीं जाना। और इस पॉलिसी को गालिबन पसंद नहीं किया गया और खुदा न खास्ता अगर हम फिर उसी तरफ चल पड़ते हैं तो यहाँ पे कल को इमरान खान कहेंगे, और जब वो ये बात करेंगे और उनके फॉलोअर्स, और चाहे वो केपी में हो, चाहे वो पंजाब में हो, बलोचिस्तान में हो, सिंध में हो, जब वो ये देखेंगे कि जनाब ये तो हम दोबारा से कहीं उसी डगर पे तो नहीं आ गए जहां हमने 80,000 से ज़्यादा लोगों की कुर्बानी दी है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि जनाब ये जो पॉलिसी साजी है ये वाकई ही जोन सा पार्लियामेंट का काम है, फॉरेन पॉलिसी जोन सी है ये उनसे गवर्नमेंट का काम है। और जो पार्लियामेंट की जो कमेटी है अमूर खारजा की, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हों, और जो हुकूमत वक्त है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, काबीना, दे आर द वंस हु आर सपोज टू एग्जीक्यूट एंड फॉर्मुलेट द पॉलिसी। ऑफ कोर्स उसमें इनपुट आएगी सिक्योरिटी के मामले पर और जो ड्यू डिलीजेंस है वो, लेकिन इख्तियार किसके आइन बिल्कुल वाज़ेह बताता है। मैं यहाँ पर एक वक्फा लेता हूँ और वापस आता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा सवात की फुटेज कि इन्होंने इमरान खान को तो निकाल दिया और ये सोचा कि बस अब ये ख़त्म हो जाएगा जैसे माजी में होता रहा, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत ने लब्बैक कहा इमरान खान को, और ये जो कुछ हो रहा है पिछली कई दहाइयों से रिजेक्ट किया उसको। लेकिन एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सब कुछ ये किया सुपर किंग ने और एक इक़्तिदार से निकाला इमरान खान साहब को, और इनका ख्याल ये था कि बस हमने निकाल दिया और साजिश हो गई है और मलबा डालेंगे और फिर उसके बाद गलियाँ उंजन सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, ये जो सारा करप्ट टोला है, बेईमानों का टोला, अरबों रुपए की टीटियाँ लगाने वाला, इसको मुसल्लत कर दिया कि लो जी आप अपने माफ़ीनामे करवा लो और इमरान खान तो ख़त्म हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, वो जो ऊपर बैठा हुआ है, वो जो फैसले करता है, वो जो जानता है, वो जो समझता है, अल्लाह की शान है, कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। क्या हुआ कल आप देखें कि इन्होंने कितनी गिरफ्तारियां कर रहे हैं सहाफ़ियों को। हमारे यार अरशद शरीफ को शहीद किया इन्होंने, साबिर शाकिर जो है वो बेचारा बाहर भागने पर मजबूर हुआ, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा यहाँ से भागने पर मजबूर हुआ, अयाज़ अमीर के साथ इन्होंने क्या किया, इमरान रियाज़ के साथ इन्होंने क्या किया, हमारे अपने यहाँ पर जमील फारूकी के साथ इन्होंने क्या किया, लोगों के साथ जो कुछ भी किया, आज़म स्वाति के साथ क्या किया, शहबाज गिल के साथ, फवाद चौधरी के साथ, फिर शेख रशीद के साथ जो कर रहे हैं। लेकिन ना आवाम पीछे हटे, ना ये लीडर पीछे हटे। कल मुराद सईद सिर्फ नॉमिनेशन पेपर देने चला गया सवात मालाकंड,
तो वहाँ पर लोग किस तरह इकट्ठे हुए। आइए ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हैं खुदा के फैसले जो आसमानों पर होते हैं और ज़मीन पर जो करने वाले हैं फैसले वो मुंह छुपाए फिरते हैं। आइए देखिए ज़रा, ये वो मनाज़र हैं जब आप इन्हें देखते हैं तो आपको पाकिस्तानी होने पर एक फ़ख्र महसूस होता है। ठीक है, ये लुटेरे, ये गद्दार, ये चले गद्दार तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये बेईमान जिनके ऊपर चार्जेस हैं, ये हुक्मरान है, ये हमारे दे आर द वंस हु आर कॉलिंग शॉट्स। लेकिन वो गरीब आदमी जो असल स्टेक होल्डर है, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, वो इसमें तब्दीली चाहते हैं। वो आज भी हक सच के साथ खड़े हैं, आप उन्हें झुका नहीं सकते। अरशद शरीफ हमारा यार, जान दे दी उसने, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और बोल रहा है खून उसका। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जिन लोगों ने उसके साथ ये किया वो लोगों के सामने एक्सपोज होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो अस खुद नोटिस की समाअत भी थी। मैं बहुत एहतराम है हमारी अदलिया का, और जजेस ज़ाहिर है वो जो गुफ्तगू कर रहे थे, आज उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स भी थे उनमें, लेकिन ये हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, कोई टेंजिबल एविडेंस लेके नहीं आई। लेकिन एजाजुल हसन साहब ने ये कहा कि 3 इसके हिस्से हैं। सबसे पहले पर्चे किसने दर्ज किए यहाँ पर, जिसकी वजह से ये खतरा महसूस हुआ अरशद शरीफ को और वो यहाँ से भागा। फिर दुबई में क्या हुआ, उसको मजबूर किया वहाँ से, दुबई से भी उसको ताकि निकाला जाए। और जो कीनिया है वो तो तीसरी आखिरी, वो जहाँ पर गोली चलाई गई, वो तो दैट इज़ वो डिफरेंट एक चीज़ है। तो आपने अभी क्या किया, राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद थे, कोई उनके पास जवाब नहीं था। वो जो खड़े हुए थे वहाँ पर अटर्नी जनरल, डिप्टी अटर्नी जनरल या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने आबे हयात पिया हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कभी खुदा के आगे इन्होंने पेश नहीं होना, एक बड़ी अदालत के सामने भी इंसान जवाब दे है। कुछ भी नहीं था, एक बेहिस्सी थी। और इस पर भी बयान के अरशद शरीफ के फैमिली को, उनकी वालदा को वकील नहीं मिल रहा है यार, तो इंसाफ कहां से मिलेगा। राजा आमिर अब्बास समी साहब, आपने अभी ये मुराद सईद का क्लिप चलाया और उसमें एक गाना भी चल रहा था, और यकीन करें कि ये जो आवाम थी, ये कोई आटे के लिए, अपनी गुर्बत के लिए या अपने बच्चों के लिए, ये आई थी वतन से मोहब्बत के लिए, और गाना भी यही था। और ये सब अपनी ज़मीन से मोहब्बत करने के लिए और उसकी रखवाली करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि वतन से बढ़ के ये हमारी माँ है। और अभी आप अरशद शरीफ की बात कर रहे हैं, शहीद की, उसका जनाजा अगर आप देखते तो वो किसी एंकर के लिए या किसी ऐसे नैरेटिव के लिए नहीं आया था, वो इसलिए आया था कि उन्हें पता था कि ये शख्स वतन से मोहब्बत करता है, हक की बात कर रहा है, और सच के ये साथ वतन के लिए बात करता है, और इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ वतन का प्यार है, जिसके लिए वो यहाँ से भी गया, मजबूर हुआ, यहाँ से वो दुबई चला गया, दुबई से मजबूर होके उसको निकाला गया और वो चला जाता है केनिया, जहाँ पे उसे अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कर दिया गया, एसेसिनेट। एग्जीक्यूट, बिल्कुल आपने सही वर्ड कहा, इसलिए कि सर में गोली मारी गई, सर में गोली मारते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। और यही बात आज जब पूछी गई कि जनाब आप तो एग्जीक्यूशन पे डायरेक्ट चले गए हैं उस कमेटी से, एग्जीक्यूशन तो एक ऐसा अमल है कि जो अल्टीमेट था, बट ये एग्जीक्यूशन, ये असैसिनेशन, ये शहादत किसी चीज़ का नतीजा है कि वो वहाँ तक कैसे लास्ट स्टॉप तक पहुँचा। स्टॉप ए पाकिस्तान, स्टॉप बी दुबई। आप बताइए कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट जो कि पहले तो आपसे ताउन कर रही थी, अभी आप कहते हैं नहीं कर रही, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि वो कौन सी वजूहात अचानक से हो गई हैं कि अब केनिया की गवर्नमेंट ताउन नहीं कर रही। अच्छा, और एक आखिरी बात करूंगा, मुझे पता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं, जो गैरतमंद कौमें हैं या जो जिनको एहसास होता है अपने शहरियों का, वो लोगों को चाहे उन्होंने जुर्म भी किए हो नहीं छोड़ती। अरशद शरीफ तो एक मासूम आदमी था, इस मुल्क के लिए लड़ रहा था और अपनी जान बचाने के लिए गया था, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहा था माफिया से। डेनियल पर्न का कत्ल हुआ यहाँ पर, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जो किया, जिस तरीके से हुकाम को मजबूर किया, और फिर उसके बाद आप ये देखें, यानी ताल्लुकात तक ख़त्म करने पे आ गया वो, और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ा पाकिस्तान की हुकूमत को। और फिर उसके बाद रेमंड डेविस, जिसने लाहौर में गोलियां मारी पाकिस्तानियों को, और किस कदर बेहयाई से हमने, उसके पास कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं थी, झूठ बोला इन सब ने। ये शहबाज शरीफ वजीर आला था,
और ये हुकूमत जो थी पीपल्स पार्टी की थी मरकज़ में, ये सारे वही जो अमेरिका के एजेंट हैं, उनके स्टूज हैं अमेरिकी हुकूमत के, इन्होंने किस तरीके से उसको निकाला। तो ये क्या मालूम करेंगे कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया, क्योंकि वो तो जब खुद अपने ही हाथ खून में रंगे हुए हों, जब खुद ही शामिल हों, यही हुकूमत थी जिसने अरशद शरीफ पर ज़िंदगी तंग की, ज़मीन तंग की और वो यहाँ से भाग कर गया। बहरहाल मैं आज हमारे पास टाइम कम है, अब ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, सच की तलाश भी जारी रहेगी और इंशाल्लाह आवाम को उनका हक़ ज़रूर मिलेगा इंतखाबात के नतीजे में और इस मुल्क में ज़रूर हकीकी नुमाइंदा हुकूमत कायम होगी। कल तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।